ओके सो आज हम लोग एक्सरे कैसा प्रोड्यूस होता है, एक्सरे के प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरे पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी आर गोइंग टू कवर दैट। बहुत सिंपल है। तो हियर यू हैव सम थियरी अबाउट एक्सरेज व्हिच आई विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल्स ऑफ इट। सिर्फ पता क्या होना चाहिए, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक्सरे कौन कौन से टाइप के होते हैं। ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। और एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अब यू ऑलरेडी नो एक्सरे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। ग्यामा रे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है ग्यामा रेज का। ग्यामा रे का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, gamma rays come from inside the nucleus. Good. Just for introduction purpose, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। सबसे एनर्जेटिक, द मोस्ट एनर्जेटिक रेस दैट यू हैव, सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी का है तो वो है ग्यामा रेस। ग्यामा रेस दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड न्यूक्लियस। आपको रेडियो एक्टिविटी आगे आएगा। होता क्या है, देयर आर सम न्यूक्लियस विच आर अनस्टेबल न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी के लिए, टू अचीव न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या हेलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा टू अचीव स्टेबिलिटी। तो ये जो न्यूक्लियस था, इट इज अनस्टेबल इन नेचर। टू अचीव स्टेबिलिटी इट विल इमिट either न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम न्यूक्लियस होता है। तो जब इनसाइड न्यूक्लियस रिएक्शन होते हैं तो इन सम केसेस दोज रिएक्शंस आर accompanied by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं ग्यामा रेस। ओके, ग्यामा रे के बाद आता है एक्स रेस। एक्सरे के बाद यू नो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, सो ऑन सो फोर्थ। हर एक स्पेक्ट्रम के हर एक पार्ट का प्रोडक्शन टेक्निक और हर एक पार्ट का यूज अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्यामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड न्यूक्लियस। एक्सरे पे हम आएंगे। ultraviolet rays, ultraviolet radiation, they are produced because of electronic transition। तो जब excited electron lower orbits पे transition करेगा, you get UV। Similar is for visible। infrared radiations comes from vibrations, vibrating particles। when charged particles vibrate, you get infrared radiations। Microwaves, because of rotation, molecules like oxygen, not oxygen, water, molecules like H2O, you have two hydrogen, one oxygen। जब such molecules rotate, they give out energy in the form of radiation, and that happens to be in microwave region and then radio waves। तो डिटेल्स वी विल नॉट गो इनटू इट क्योंकि हमको फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी। एज एंड व्हेन नीडेड वी विल डिस्कस। वी वांट टू टॉक अबाउट एक्सरेज टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव सम हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक हाई एनर्जी बीम होना चाहिए, हाईली फोकस्ड बीम होना चाहिए। और इस हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक टारगेट पे इंसिडेंट करते हैं। ऑफ कोर्स टारगेट पे इंसिडेंट करते हो, टारगेट नीड्स टू हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि इस टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए,
इस टारगेट का एटॉमिक वेट हाई होना चाहिए. दिस आर टू कंडीशंस फॉर दिस टारगेट. ओके, राइट. तो वी हैव सम टारगेट, वी हैव अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन बीम आया कहां से? तो देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू कैन हैव थर्मियोनिक इमिशन. अब ये थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है ड्यू टू हीटिंग. हम किसी मेटल को हीट कर रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन. यू कैन हैव फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स. नॉर्मली जब हमको एक्सरे प्रोड्यूस करना होता है तो हम एक टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं. ओके, इसके ऊपर कोटिंग होता है. सो टंगस्टन फिलामेंट विथ सम कोटिंग, क्योंकि वो वर्क फंक्शन कम करता है, मतलब वो कोटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में हेल्प करता है बेसिकली. देन वंस यू हैव, यू पास अ करंट. बेसिकली आप यहां से करंट पास करोगे, ये हीट होगा, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन की बीम बताई है मैंने यहाँ पे, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी शोन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हाई एनर्जी तक लेके जाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां से टारगेट तक हमको हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट. 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट. सो 20 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस ये नेगेटिव है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाना है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू अप्लाई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट्स, राइट. अब तक हमने एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं उसकी बात नहीं की है, अब वो आएगा. तो ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट पे हिट करेंगे, दिस टारगेट इज नॉर्मली कॉपर टारगेट या फिर टंगस्टन टारगेट. हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए. ओके, दिस आर टू रिक्वायरमेंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टारगेट पे बम्बार्ड होगा, हिट होगा, तो what happens inside the substance is, a substance, it is made up of many atoms. So let us look what is happening inside atom. तो atoms है, atoms में electronic levels है. तो levels of, there are different orbits where you can have electrons. Now ये जो high energy beam था, you have electrons here in the first orbit, then you have electrons in the second orbit. By the way, what is atomic number of copper? Copper. How many electrons in copper? 29. Okay, you need to know this. आपको पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2, 8, 18 ये पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिट में है, ये पता होना चाहिए. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ होगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट नाउ, है ना. डिपेंड्स फ्रॉम टारगेट टू टारगेट. टारगेट अगर कॉपर का है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा. टारगेट अगर टंगस्टन है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम है तो अलग होगा. नॉर्मली कॉपर टारगेट या टंगस्टन टारगेट यूज करते हैं नॉर्मली. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो हाई एनर्जी बीम आपके पास आया, हाई एनर्जी बीम किसका? इलेक्ट्रॉन का. ये इंसिडेंट हुआ, क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है, इसके पास जो एनर्जी है, कोलिजन. ओके, देयर आर टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स-रेज. एक तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी नॉक्ड आउट. कोलिजन हुआ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में और इनर मोस्ट. ये डिफरेंस है, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हो या फिर विजिबल लाइट की बात करते हो, तो विजिबल लाइट भी ट्रांजिशन से ही प्रोड्यूस होता है.
लेकिन ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? आउटर शेल्स में हो रहा है ना, ऊपर के शेल्स में ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर टारगेट में जब मैंने हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया तो क्या हुआ? तो इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया बाय टेकिंग दिस एनर्जी। कोलिजन से जो एनर्जी मिला था उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होना मतलब वहां पे एक वैकेंसी जनरेट हुआ जिसको आप बोलते हो होल, राइट। अब इस होल को फिल कौन करेगा? जो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देयर कैन बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। बाय द वे यू शुड ऑल्सो नो, पता होना चाहिए, इनर मोस्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसको k भी बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इसको m बोलते हैं, राइट। सो यू शुड नो दिस। नाउ ये जो k शेल में जो वैकेंसी जनरेट हुआ है वो वैकेंसी l से, मतलब n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन आके यहां फिल कर सकता है। बाय द वे, सो सॉरी फॉर दिस थिंग, एनीवे समझ लेना आप। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेक्स्ट हायर ऑर्बिट कैन गो एंड फिल दिस वैकेंसी। तो जब ये ट्रांजिशन हुआ तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो एक्स्ट्रा एनर्जी इट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड दैट फोटोन इज एक्स-रे, राइट। तो कहां पे ट्रांजिशन हुआ? के। कहां से हुआ? एल से, नेक्स्ट हायर लेवल से। तो इसको बोलते हैं के अल्फा। व्हेन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है के लेवल पे, तो ट्रांजिशन कहां से हुआ? एल से के पे। इसको बोलते हैं के अल्फा। बट ऐसा भी हो सकता था कि ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन आपका और ऊपर से, मतलब m से भी हो सकता है। तो यू कैन हैव अ ट्रांजिशन टू k ऑर्बिट फ्रॉम m ऑर्बिट। तो m से k ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल था, इसको बोलते हैं k बीटा। तो जब इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैकेंसी जनरेट हुआ था वो अगर नेक्स्ट हायर ऑर्बिट ने फिल किया n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, तो उसको बोलते हो आप k अल्फा। n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 k बीटा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 k गामा। तो देयर आर दिस थ्री लाइंस, अल्फा बीटा गामा। ये एक्सरे के लाइंस है, बिकॉज ट्रांजिशन एक ही लेवल पे हो रहा है लेकिन अलग अलग हायर ऑर्बिट से हो रहा है, तो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व। क्योंकि आपको बोहर्स पोस्टुलेट पता होगा, एनर्जी is emitted whenever transitions are taking place between two energy levels, and the energy that is emitted is equal to the difference of energy levels, energies in that level, है ना। तो L में कितना एनर्जी माइनस K में कितना एनर्जी, that is emitted। M में कितना एनर्जी माइनस K में कितना एनर्जी, that is emitted। तो K अल्फा, K बीटा, K गामा ऐसा आएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, इमिट बोलने से तो बेटर है, द इलेक्ट्रॉन दैट इज बेसिकली नॉक्ड आउट, इलेक्ट्रॉन बीम आया था इनर मोस्ट ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया था। पर ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ नॉकिंग आउट इनर मोस्ट, मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की जगह पे एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया और एल शेल में एक वैकेंसी जनरेट हुआ। ये भी तो हो सकता था, राइट। गुड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, ये जो इनकमिंग बीम है उसके पास कितना एनर्जी, उस पर डिपेंड करेगा कि के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा या एल का होगा या एम का होगा। ओके, तो अब मान लेते हैं कि एल मतलब n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। अब इसकी वैकेंसी भी तो कोई ना कोई भरने ही वाला है, राइट। तो अगर ट्रांजिशन अब होगा एल पे, अगर ट्रांजिशन m से l पे हो रहा है, m टू l, तो जो एनर्जी इमिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एल अल्फा, राइट।
तो ट्रांजिशन was taking place from M to L, that is called as L alpha line. M के ऊपर जो भी ऑर्बिट होगा उसको जो भी बोलते हैं, मुझे आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट व्हाट एवर इट इज. ओके, तो 4 to 2, ये 3 to 2 था. 4 to 2 जो ट्रांजिशन होगा उसको बोलेंगे L बीटा, L गामा, सो ऑन सो फोर्थ. ये भी एक्सरे है. फर्स्ट ऑर्बिट पे जो ट्रांजिशन हुआ उसकी वजह से जो एनर्जी इमिट हुआ वो भी एक्सरे है, राइट. गुड. नाउ ऐसा भी पॉसिबल था कि m मतलब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया और नेक्स्ट हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपको मिलेगा m अल्फा, m बीटा, m गामा, सो ऑन सो फोर्थ. गुड. तो अल्टीमेटली एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हुआ? इनर मोस्ट, नॉर्मली जब हम बहुत सारे टॉपिक्स में जब हम फिजिक्स देखते हैं तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम वैलेंस शेल, जैसे कंडक्शन, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, राइट. यहां पे इनर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं और उस वैकेंसी को भरने के लिए नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, और जब ट्रांजिशन होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. और इस एक्सरे को आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक. तो दिस हैज गॉट अ नेम, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेडिएशन. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है टारगेट टू टारगेट. सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेट. टंगस्टन यूज किया था क्या, या फिर कॉपर यूज किया था? तो ये जो आपको फोटॉन्स मिले हैं, एक्सरे फोटॉन्स मिले हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन टारगेट, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. गुड. अब सो बेसिकली एक्सरेज के प्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं. एक मैंने आपको बता दिया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज. ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट क्यों है? जब जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन होगा, हायर लेवल से फर्स्ट लेवल पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, तब एक लाइन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा. मतलब आपको एक लाइन मिलेगी के अल्फा, फिर लाइन मिलेगी के बीटा, और बाकी जगह पे कुछ भी नहीं है. सो दीज आर जस्ट लाइंस. अभी अगर आपको लाइंस का ये समझ में नहीं आ रहा है तो डजंट मैटर, नॉर्मली बुक्स में ऐसा दिया होगा आपको, क्योंकि इट हैज सम मीनिंग, उतना डिटेल जाना नहीं है. एक लाइन मिला, फिर कुछ नहीं मिला, फिर दूसरा लाइन मिला, फिर कुछ नहीं मिला, तो ये डिस्क्रीट है. सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस emission, this is discrete. Good. Then you have continuous x-rays also. Non-continuous and continuous, मतलब discrete, characteristic, और continuous मतलब continuous. Continuous जो एक्सरे है उसको हम लोग ब्रेनस्टालन भी बोलते हैं. ब्रेनस्टालन, इसका बेसिकली मतलब ये होता है रेडिएशन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ब्रेनस्टालन इज अ जर्मन वर्ड बेसिकली. तो ब्रेकिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? मूविंग इलेक्ट्रॉन. मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एनर्जी होता है. एनर्जी होता है, अगर उसका डी एक्सेलरेशन हो तो वो एनर्जी इमिट करेगा. मूविंग चार्जेस इफ दे आर स्टॉप्ड देन दे विल गिव आउट देयर एनर्जी. तो जब जब मूविंग चार्जेस का डी एक्सेलरेशन होगा तब आपको एनर्जी मिलने वाला है, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. तो होता क्या है? अब रिसेंटली, जस्ट नाउ, ऑन द लास्ट, ऑन द प्रीवियस पेज, व्हाट डिड यू सी? आपने ये देखा, हमारे पास एक कॉपर टारगेट था. कॉपर टारगेट में शेल्स है, ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है. सो यू हैव इलेक्ट्रॉन्स हियर. ओके, एंड आल्सो हियर, राइट. तो जो इनकमिंग
जो आपके पास इनकमिंग, यू हैड दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बीम, और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बीम का क्या हुआ था, उसने अपना एनर्जी कोलिजन से लूज कर दिया और उसने इनर मोस्ट या फिर सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। हर बार ऐसा नहीं होगा, क्यों? यू नो 99% एटम इज एम्प्टी, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन प्रोबेबिलिटी। हर बार कोलिजन नहीं होगा, राइट? So you don't have collision every time. So what happens is, most of the times होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास एक इनकमिंग बीम था इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, राइट? रिपल्शन, रिपल्शन मतलब ब्रेकिंग, डी एक्सेलरेशन, राइट? तो क्या होगा कि ये डी एक्सेलरेट होगा, ऐसा भी बोल सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। अदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेविएशन ऑफ पाथ, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब उसको डेविएट करेगा, डेविएट करेगा मतलब इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, गुड। तो जब भी कर्वेचर पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो जब डी एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इट इज अप टू यू टू थिंक। कुछ बुक्स बोलेंगे न्यूक्लियस पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन बीम नेगेटिव था, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का बीम डेविएट हुआ, डेविएशन की वजह से डी एक्सेलरेशन हुआ, डी एक्सेलरेशन की वजह से एनर्जी इमिट हुआ, राइट? Some books will say that any target atom is surrounded by electrons. Electrons negative, incoming beam negative. Repulsive force मतलब breaking हो रहा है क्योंकि de-acceleration हो रहा है, तो this radiation is an outcome of breaking मतलब losing the speed, reduction in the speed of incoming electron beam, and there hence there is radiation which is emitted. So that radiation is X-ray, but it is continuous X-ray. क्यों continuous? क्योंकि हमारे पास continuously यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, and as you can see, सिर्फ एक या दो in this diagram of course, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स in the beam यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्सेलरेशन होगा। मतलब डी एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूअसली इमिशन होगा, किसका? एक्सरे का। तो ये जो ब्रेकिंग की वजह से होता है ये कंटिन्यूअस होता है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये नॉकआउट होने के बाद जो वो वैकेंसी फिल करेगा हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। गुड गुड, सो इतना पता होना चाहिए आपको। देन ओके, सो नाउ जो भी एक्सरे हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, डजंट मैटर वो कैरेक्टरिस्टिक है या वो कंटिन्यूअस है। एक्सरे का क्वालिटी, जैसे हम हर चीज की क्वालिटी की बात करते हैं, वैसे एक्सरे का क्वालिटी डिफाइन करता है एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर। तो जो भी एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है वो कितना पेनिट्रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वुड लिया, तो ऑफ कोर्स वुड में से तो पूरा ही पास हो जाएगा, हमारे फ्लैश में से पास होता है तो फिर व्हाट इज वुड, ओके। तो इफ आई टेक सम अदर हाई डेंसिटी मटेरियल, उसमें से कितना पेनिट्रेट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ एक्सरे। सो क्वालिटी ऑफ एक्सरे बेसिकली is defined on the basis of penetration power. So there are two types of x-rays, hard and soft. अब ये जो हार्ड एक्सरे है, हार्ड एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग, और सॉफ्ट का कम होता है। देन इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, इसलिए पेनिट्रेशन ज्यादा। इसका फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए एनर्जी कम है, और इसलिए पेनिट्रेशन भी कम है। तो 10 पावर 19 हर्ट्ज का जो एक्सरे होता है, एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू नो E is equal to h nu, you know this is in joule, okay।
अगर आपको ईवी में चाहिए तो डिवाइड बाय ई करना पड़ेगा। तो you can find out energies of hard and soft X-ray because now you know hard X-rays have frequency of the order of 10 power 19 hertz, ये important है, and soft have 10 power 16 hertz. Okay, then wavelength, जितना frequency ज्यादा wavelength कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ होता है इन द रेंज ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 इंटू 10 पावर -10, मतलब 10 पावर -11 मीटर से लेके तो 4 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब फ्रॉम 10 पावर -11 टू 4 इंटू 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम, दीज आर हार्ड एक्सरेज। और सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं 4 टू 100, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो वो आपको वेवलेंथ पूछ लेंगे, वो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। हार्ड 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 4, सॉफ्ट एक्सरे 4 टू 100। तो टोटल रेंज कितना हो गया? 0.1 टू 100, क्योंकि ये भी एक्सरे था, वो भी एक्सरे था। हाँ, तो पहला प्रॉपर्टी, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ रेंज 0.1 टू 100 एंगस्ट्रॉम। दे कैन एनर्जी मच मोर एनर्जी, ऑफ कोर्स गामा के बाद उसी का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, राइट, गामा के बाद। देन ठीक है, इसका यूनिट जो है डजंट मैटर, क्योंकि रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली ये एक्सरे फाइंड किया था। तो पहले तो पता नहीं था, इसलिए उसने बोला एक्स, क्योंकि अननोन था इसलिए एक्स रेस, बाद में उसको रॉन्जन रेस भी बोला, डजंट मैटर। सो ऑफ कोर्स एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, एक्सरे क्या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चार्ज नहीं होता, तो एक्सरे पे भी नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, चार्ज ही नहीं है तो कहां से डिफ्लेक्ट होगा वो। ओके, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ फॉर प्रोपगेशन। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये ट्रू है। गुड, ओके। देन अदर थिंग्स यू कैन जस्ट सी, वो आप कर सकते हो। देन क्वाइट बेसिक थिंग, मान लेते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, दिस इज एन एब्जॉर्बर। ये एक सब्सटेंस है जो एक्सरे को एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी रखता है। ओके, इस पे हमने एक्सरे इंसिडेंट किया विथ इंसिडेंट इंटेंसिटी I0। ये इंटेंसिटी I0 है, इंसिडेंट इंटेंसिटी। ओके, और एमर्जेंट मतलब जो एमर्ज हो रहे हैं उसका इंटेंसिटी I है, दैट इज इक्वल टू I0 e raised to minus mu x, where x is the thickness of absorber, mu is coefficient of absorption। 100 इंटेंसिटी आया और एमर्जिंग 80 है, मतलब 20 एब्जॉर्ब हुआ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इंसिडेंट कितना था? I0। एमर्जेंट कितना है? I which is equal to I0 e raised to माइनस, माइनस साइन आपको बताता है कि एब्जॉर्ब हो गया, प्लस मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया। ओके, माइनस मतलब इंटेंसिटी कम हो गया। तो दिस इज एब्जॉर्ब्ड, सॉरी एमर्जेंट इंटेंसिटी। ये एमर्जेंट है, ये इंसिडेंट है, आपको पता है ना। एब्जॉर्ब कितना होगा फिर? व्हाट विल बी एब्जॉर्ब्ड? इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड कितना होगा? जितना इंसिडेंट हुआ उसमें से जितना बाहर गया, इंसिडेंट माइनस एमर्जेंट विल बी एब्जॉर्ब। सिंपल। 100 आया, 80 बाहर गया तो 20 एब्जॉर्ब हुआ। हाँ, तो I क्या है? I क्या है? I0 e raised to माइनस म्यू x। तो I0 आप कॉमन निकाल सकते हो, यू विल हैव 1 माइनस, तो यू विल हैव 1 माइनस e raised to माइनस म्यू x। ये आ गया आपका एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, और यही फॉर्मूला यहां पे लिखा है। लिटिल ब्लर्ड फॉर यू, बट एनीवेज, तो ये जब आप घर पे जाके देखोगे तो इट विल बी मच मोर क्लियर। यही है, दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन देयर। इंसिडेंट, एमर्जेंट, इंसिडेंट माइनस एमर्जेंट इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी, दैट्स इट। गुड। फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं? इंसिडेंट था I0, एमर्जेंट होगा I0 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू समथिंग, लेकिन माइनस समथिंग, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है तो एमर्जेंट
इंसिडेंट से कम होगा, माइनस म्यू एक्स, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्स इज थिकनेस ऑफ दैट एब्जॉर्बेंट और जो भी मेटल होगा आपके पास उसका। गुड, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। नाउ हम यहाँ पे ये कंटिन्यूअस, देखो ये कंटिन्यूअस एक्सरे की बात हो रही है, तो हम टाइप्स ऑफ एक्सरे में अब आएंगे। सो बेसिकली दिस थिंग हियर, एनीवेज तो बैकग्राउंड में गया, डजंट मैटर रियली। सो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, दिस इक्वेशंस आर ट्रू फॉर कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक, ये आप दोनों टाइप पे अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज नॉट लाइक कि ये कंटिन्यूअस पे ही अप्लाई होगा, इट कैन बी ट्रू फॉर बोथ। नाउ you know what is continuous x-ray, but we need to have some equations for continuous x-ray. So let us look at properties of continuous x-ray. आपको अब ये तो पता है कंटिन्यूस एक्सरे कहां से आया, इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा था, इलेक्ट्रॉन के बीम को डी एक्सेलरेट हुआ हो बिकॉज ऑफ द टारगेट। सो इलेक्ट्रॉन बीम was de-accelerated because of target atom, and when a moving charge is de-accelerated it emits radiation। वहां पे acceleration हो या de-acceleration हो, there is emission of electromagnetic radiation। मूविंग चार्जेस को एक्सेलरेट करवाओगे या de-accelerate करवाओगे, emission of energy, you should know this, okay good। so अभी जो फोटोन, एक्सरे फोटोन जो इमिट हुआ है उसका वेवलेंथ होगा, तो मिनिमम वेवलेंथ या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम था, बीम बोल रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम का काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। किसका है ये जो इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग यूज कर रहे थे उसका एनर्जी है। कहां से आया, आप हाउ डू यू प्रोड्यूस एक्सरेज, टंगस्टन फिलामेंट, हीटिंग, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टारगेट, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आपने ये तो सीखा ही है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो, it starts gaining kinetic energy and that is given by EV by definition। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन ही ऐसा था। तो काइनेटिक एनर्जी, अभी जिसको ये भी नहीं समझ में आया EV, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना चाहिए। What is work done formula? What is the formula for work done in moving a charge? Q into V, वही है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, Q into V, that is work done, right? And that work done appears in the form of kinetic energy because electron is moving। Good। What is charge on electron? E। तो Q की जगह पे क्या लिखा, E, तो EV ऐसा आता है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है वो बेसिकली फॉर्मूला, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन का बीम था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन के बीम में हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है विच इज गिवन बाय दिस, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। गुड। ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका क्या हो रहा है, ब्रेनस्टालन, ब्रेकिंग 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 होने से क्या हो रहा है, इमिशन ऑफ एक्सरेज। और एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, एच न्यू। तो ये जो भी एनर्जी था मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, एच न्यू मैक्स, या फिर एच सी बाय लैम्बडा मिनिमम, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, ये यहां पे लिखा है इन्होंने। ओके, सो दिस is the same formula that moving electrons have half mv square kinetic energy or E into V, and because of the Bremsstrahlung this appears in the form
of photon, X-ray photon, so it will have energy of h nu max, or it will be h c by lambda minimum. तो ऐसे आते हैं फॉर्मूलाज. अल्टीमेटली जेडब्ल्यू हो, नीट हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही ये है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है वो पता नहीं. क्यों नहीं पता? क्योंकि समझा ही नहीं. कहां से आया? तो ये यहां से आया. हमने इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev, और वही मूविंग चार्ज को हमने रुका दिया, स्टॉप करवा दिया. स्टॉप करवा दिया तो मूविंग चार्ज अगर रुकते हैं तो दे गिव अप देयर एनर्जी. एनर्जी है तो देना तो पड़ेगा ना, राइट? गुड. योर व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड एंड यू आर ब्रेकिंग, एंड योर व्हीकल वाज हैविंग मोमेंटम, मतलब इट वाज हैविंग एनर्जी. ब्रेक लगा रहे हो, कहां गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस. तो वहां पे भी वही होता है जो यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. गुड. सो अब यही इक्वेशन का यूज करोगे अगर आप दिस इटसेल्फ, तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इमिटेड का फॉर्मूला मिल जाएगा. इफ यू यूज दिस इक्वेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू EV अपॉन H. ये इतना पार्ट मैंने यूज किया है. That's it. So this is the formula for maximum frequency of X-ray due to Bremsstrahlung, EV by H. This is not characteristic. This is Bremsstrahlung. Characteristics पे हम आगे आएंगे. So we are talking about continuous X-ray here. Okay. तो similarly आप वही इक्वेशंस यूज करके लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, HC by EV. वहीं से आया. क्या चाहिए था? लैम्बडा मिनिमम. EV I am using EV and this part. तो EV इक्वल टू HC by लैम्बडा मिनिमम. EV इक्वल टू HC by लैम्बडा मिनिमम. तो लैम्बडा मिनिमम क्या आएगा? HC by EV. या फिर कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं. व्हाट इज न्यू मैक्स? व्हाट इज न्यू? C by लैम्बडा. C by लैम्बडा है ना. तो C by लैम्बडा मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो आप यहां से भी ला सकते थे इस इक्वेशन को, बोल सकते थे C by लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू EV by H. तो रेसिप्रोकल लैम्बडा मिनिमम विल बी HC by EV. तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है. तो एक ही फॉर्मूला है, इट्स नॉट डिफरेंट. ओके. तो याद क्या रखना है इसमें? नथिंग. नाउ इफ यू मेक ग्राफ, क्योंकि अल्टीमेटली तो इस चैप्टर में क्वेश्चन तो ग्राफिकल ही आएंगे और ग्राफिकल ही क्वेश्चन आते रहे हैं. सो इफ यू वांट टू लुक एट ग्राफ्स, तो कौन कौन सी चीज का ग्राफ हम देख सकते हैं? आई कैन प्लॉट ऑन y एक्सिस फ्रीक्वेंसी एंड ऑन x एक्सिस पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पे मैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता हूं. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इलेक्ट्रॉन का जो बीम टंगस्टन फिलामेंट से निकला था, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, राइट? जितना ज्यादा एक्सेलरेट होगा टारगेट के पे जाने के बाद, उतना ज्यादा डी एक्सेलरेट भी होगा, राइट? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स दे आर बीइंग ब्रेक्ड. जितना ज्यादा एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, और उसका ब्रेकिंग हो रहा है. फोटॉन कहां से आ रहा है? एक्सरे कहां से आ रहा है? ब्रेकिंग की वजह से. तो द मोर पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव, द मोर विल बी एनर्जी ऑफ इमिटेड एक्सरेज. तो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. व्हाट बिग डील? स्ट्रेट लाइन, राइट?
यू हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, तब तक नहीं समझेगा जब तक आप उसको अच्छे से सोचोगे नहीं, अदरवाइज वेल रट रट के कितना कितना रटेंगे, हमारा कोर मेमोरी का एक लिमिटेशन होता है। गुड। अब ऐसा है, वही सेम ग्राफ मैं सिर्फ लॉग फॉर्म में दिखा रहा हूं। अभी लॉग स्केल क्यों यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था हमने? सम 1000 वोल्ट, 10,000, 20,000, 1 लाख तक भी जाता है। इनफैक्ट जहां मेरा मास्टर्स हुआ हमारे पास था ये मशीन, हमने प्रोड्यूस किया था, पार्ट ऑफ आवर कोर्स, राइट? तो यू शुड नो जब नंबर बड़े बड़े होते हैं, अभी कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 10,000 फिर 20,000, इट इज गोइंग टू बी अ मेस। इतने बड़े हम नंबर लिख नहीं सकते, तो हमको स्केल को कंप्रेस करना होता है, कंप्रेस। तो कंप्रेस लॉग से होता है। क्यों? व्हाट इज लॉग ऑफ 10? 1 to the base 10, of course. What is log of 100 to the base 10? 2. What is log of 1000 to the base 10? 3. What is log of 10,000 to the base 10? 4. तो आप 10 को 1 लिख रहे हो, 100 को 2 लिख रहे हो, 1000 को 3 लिख रहे हो, 10,000 को 4 लिख रहे हो, 1 लाख को 5 लिख रहे हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ लॉग स्केल में आ रहा हूँ कि लॉग टू द बेस 10 या फिर नेचुरल लॉग, मतलब लॉग टू द बेस e भी हो सकता है। सिमिलरली मैं इसको भी लॉग स्केल में ला रहा हूं। तो लॉग स्केल में फिजिक्स चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन था क्या? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ क्या है कि लिटिल बिट शिफ्टेड। तो ये आ गया आपका लॉग स्केल में। फिजिक्स तो वही है जो था, फिजिक्स इज नॉट चेंजिंग हियर। गुड। देन जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने, उतना ज्यादा एनर्जी मिला, मतलब उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिला। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। तो आई विल जस्ट चेंज कलर ऑन द सेम ग्राफ। तो ब्लैक मतलब फ्रीक्वेंसी, रेड मतलब वेवलेंथ। तो इट विल बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना। व्हाई? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। दिस इज नो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर -1। आपके मोबाइल फोन्स में, गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है ग्राफ प्लॉटिंग के, डाउनलोड कर लो और डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा आएगा। जब लॉग स्केल में जाओगे, हाँ, तब इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन यू गो इनटू लॉग स्केल लाइक दिस, अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा वो। जो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है वो, क्यों? लॉग फ्रीक्वेंसी इज c by lambda या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी इज log of 1 minus log of lambda. log of 1 is 0. log स्केल में जाओगे तो क्या लिखोगे? log 1 minus log lambda, क्योंकि log of 1 by lambda, log of a by b, log a minus log b। हाँ, तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है विद नेगेटिव स्लोप। log फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस log lambda माइनस नेगेटिव स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है लॉग स्केल में। तो you need to understand this कि log स्केल में जाने के बाद it becomes linear but with negative slope। तो ये आ गया आपका ये दो ग्राफ्स। गुड। ये सब मॉड्यूल्स में है, सो डजंट मैटर इफ इट इज नॉट वेरी क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मॉड्यूल्स में ही है, वहीं से स्कैन किया है। गुड, क्लियर। अभी तक 7-8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, बिकॉज थ्योरी उस पर ही क्वेश्चन, वो 2-3 फॉर्मूला है, 2-3 ग्राफ है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में मैं बता चुका हूँ प्रोडक्शन कैसे होता है, तो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। तो मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी नीड। When transition is to n equal to 1 from n equal to 2, k alpha,
3 to 1 K बीटा, 4 to 1 K gamma, 3 to 2 L अल्फा, L बीटा, L gamma, M अल्फा, M बीटा। तो इसमें एक्सरे में भी सीरीज होती है, K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है LBPBP, लीमैन बाल्मेर पास्चन ब्रैकेट फुल, वैसे यहाँ पे होता है K सीरीज, L सीरीज। K सीरीज मतलब इनर मोस्ट शेल पे ट्रांजिशन हो रहा है, K लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, L मतलब सेकंड पे हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशंस जब बताए हैं K अल्फा, कहां से कहां, L to K, है ना। तो सिर्फ ये एरो हेड उल्टा हो गया, L to K, दैट्स इट, है ना। गुड। तो L to K एनर्जी जो इमिट होगा, फोटोन जो इमिट होगा, उसकी एनर्जी क्या होगा, EL माइनस EK, EL माइनस EK इक्वल टू H न्यू। और इस लाइन में क्या हुआ था, K अल्फा, तो H न्यू ऑफ K अल्फा। ओके, सिंपल। नाउ K बेटा EM माइनस EK, EM माइनस EK, H न्यू K बीटा। फिर आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, सिर्फ यहां पे न्यू K अल्फा के जगह पे क्या लिखोगे, C अपॉन लैम्बडा K अल्फा। उसको सिंप्लीफाई करोगे, यू हैव दिस। मैं एक करके बता देता हूं, बाकी आप यू विल डू। तो EL माइनस EL माइनस EK क्या आया था आपके पास, ये H न्यू K अल्फा। तो EL माइनस EK विल बी इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा K अल्फा। हमारा इंटरेस्ट था लैम्बडा में, तो वेवलेंथ लैम्बडा K अल्फा विल बी इक्वल टू HC अपॉन EL माइनस EK। ओके, नाउ अगर आप H की वैल्यू, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो इट टर्न्स आउट टू बी 12375 एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी ईवी में होना चाहिए। एनर्जी किसका, ये ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन का L लेवल में जो एनर्जी है, K लेवल में जो एनर्जी है, वो ईवी में रखो, H और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 12375 अपॉन EL माइनस EK एंगस्ट्रॉम, प्रोवाइडेड EL EK energy of electron in that particular orbit is in electron volt and not in joules। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इजी है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली बाकी के लिए भी कर सकते हो आप, K बीटा K गामा, दैट्स इट। गुड, एनी डाउट्स? ओके, सो कमिंग टू more or less, I think this is last slide। okay, तो इससे पहले जो एक है, that is Moseley's law, it is not really useful to us, तो वो जो है that I think I should not take। तो ठीक है, Moseley's law जो है it is not really important as far as your curriculum is concerned। फिर भी देख लो, एक सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है। इट रिलेट्स फ्रीक्वेंसी विथ एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैंने बताया हम लोग टारगेट कैसे सिलेक्ट करते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है, Z माइनस सम कांस्टेंट B। ये है मोसेलीज लॉ। सिर्फ यहां पे ये आई थिंक इट इज रूट, तो वो आप चेक कर लो, सिंपल। वेयर A इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, Z इज एटॉमिक नंबर एंड B इज अ कांस्टेंट। ओके, और ये B की वैल्यू अलग अलग सीरीज के लिए यहाँ पे बताई है, L के लिए 7.4, M के लिए 19.2 और K के लिए B इक्वल टू 1। गुड, और ये जो बाकी है
कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये सारे formulas they will go into next chapter which is atomic and nuclear physics. तो इसलिए that is why I am not discussing this over here, क्योंकि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करते वक्त हो जाएगा. सिर्फ मोस्टली लॉ यू वेरीफाई, दैट्स इट. और ये जो बी जो कांस्टेंट आता है डेफिनेटली फॉर्मूला ऐसा ही है, सिर्फ रूट है कि नहीं चेक कर लो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग रूट है वहां पे, अभी याद नहीं आ रहा है बट ठीक है, ठीक है. अभी याद नहीं भी आ रहा है तो अगर ए और बी कांस्टेंट के डायमेंशन याद है तो भी मैच हो सकता है वो. सो लेट्स नॉट डू इट नाउ. एनीवेज, ओनली थिंग इज दिस बी कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन कौन से लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है. के में है, एल में है, एम में है. अगर के है तो जेड बी इक्वल टू 1 और एल पे हो रहा है तो फिर 7.4, एम पे हो रहा है तो 19.2. So that's all about X-rays. So we will solve just few questions and other will be assignment of course. Consider the following two statements A and B and identify the correct choice in the given answer. The characteristic X-ray spectrum depends on the nature of the material of the target. Okay? मैंने पहले ही बताया डिपेंड करता है. कॉपर है या टंक्स्टन है उस पर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है. मैं अगर कॉपर की जगह पे टंक्स्टन रख देता हूं तो टंक्स्टन का जो पहले शेल का ऑर्बिट होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी अलग होगा बेसिकली, राइट. और ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल्स भी अलग अलग होते हैं. How do you get characteristics? There is transition from higher orbits to lower orbits. तो एनर्जी डिफरेंस भी अलग अलग होगा, राइट. तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो कौन सा टारगेट है उस पर डिपेंड करेगा ही. मतलब ए तो ट्रू है ही बेसिकली. ओके, तो ये तो नहीं हो सकता, नहीं ए इज ट्रू हो सकता है. लेट मी चेक सेकंड स्टेटमेंट. द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस X-ray spectrum varies inversely with potential difference applied to the X-ray tube. Short wavelength limit. Short wavelength limit. हाँ क्या inversely proportional to V? Yes. Wavelength is inversely proportional to V. तो हमने अभी अभी theory में देखा that short wavelength limit of continuous X-ray spectrum varies inversely. तो ये भी true, ये भी true. तो both A and B are true. So it comes from basic formulas, and basic formulas come from basic understanding. Okay, then little careful with this question. For the production of X-ray, the target should be made up of. There are two favorite targets. Not this, not this. Copper and tungsten. Mostly, जैसे मैं बता रहा था during my masters when हमने किया था तो कॉपर टारगेट था, but tungsten is the favorite. क्यों? टंगस्टन आपको पता है वो बल्ब आता था पहले. हाँ, तो उसमें क्या था, टंगस्टन फिलामेंट. क्या होता था, हाई करंट जनरेट हाई हीट मतलब टेम्परेचर, और वहां पे इमिशन ऑफ लाइट ड्यू टू हीटिंग, तो वो मेल्ट नहीं होता था वो बेसिकली. सो मैंने क्या बताया पहले, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से ज्यादा होता है. तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे द टारगेट शुड बी मेड अप ऑफ पॉसिबली टंगस्टन. ओके, पॉसिबली इट शुड बी टंगस्टन. टंगस्टन नहीं होगा अवेलेबल या एक्सपेंसिव होगा तो कॉपर यूज कर सकते हो. देन इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, in producing X-rays, a beam of electrons accelerated by a potential difference V is made to strike a metal target. For what value of V, X-ray should have lowest wavelength of? Lambda minimum equal to HC by EV. आपको क्या पूछा है, V पूछा है, मतलब you will write V equal to HC by E lambda minimum. Okay, तो V equal to HC.
HC मैंने बताया था रफली 2 × 10⁻⁻25। मैं रफ कर रहा हूं, कैलकुलेशंस में गलती हुई तो आप देख लेना, बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू नो हाउ टू सॉल्व। बाकी कैलकुलेशंस यू कैन डू। ई होता है 1.6 into 10⁻⁻19 into lambda minimum. What is lambda value given to you? 0.3 angstrom. 0.3 into 10⁻⁻10, 3 into 10⁻⁻11, 3 into 10⁻⁻11. Okay, तो 10⁻⁻25 -30 ऊपर जाके प्लस होगा, मतलब +5 बचेगा। करेक्ट, गुड, +5 बचेगा। 1.6 into 3, 4.8, मतलब 5, रफली 2/5। व्हाट इज 2/5? 4/10। 4/10 मतलब 0.4, 0.4 वोल्ट में है ये। तो दिस इज 40 into 10⁻³ वोल्ट, मतलब कितना? 40 किलो वोल्ट। ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो ओरल ऐसा होता है, ओरल प्रोवाइडेड HC की वैल्यू हमको रफली पता थी, नहीं तो फिर 6.63 या 6.6 जो भी होगा इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 वो सब करेंगे, फिर बाद में टाइम लगेगा। तो बेटर इज टू नो सम टू एन अप्रोक्सीमेशन। तो वैसे भी JEE नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स में ये पता होना चाहिए आपको। गुड गुड। सो इट इज sharp 6। I wanted to continue but I cannot continue। तो एक्सरेज के लिए ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में से आपने सॉल्व करने हैं। इफ यू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक विच इज डिफिकल्ट, फील फ्री टू आस्क। ओके, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये जो थ्योरी बताया है उसमें से आएगा, जस्ट एज अ ग्लिम्स आपको दिखेगा, वापस से वैसा ही कुछ आएगा। अ बीम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हिट्स अ टारगेट। ओके, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज एब्सेंट? फॉर्मूलास, मतलब क्या करोगे यहाँ पे? मिनिमम वेवलेंथ निकालोगे यहाँ पे, और फिर आप बोलोगे हाँ मिनिमम वेवलेंथ इतना होना चाहिए। इसमें से एक नंबर ऐसा आएगा जो मिनिमम से भी कम है, तो वो एब्सेंट होगा। व्हाट इज लैम्डा मिनिमम? HC/EV। गुड, V दिया है, यस। HC पता है, यस। ये आपने अभी भी सॉल्व किया, यही सॉल्व किया आपने। 40,000, अब 40,000 आया था तो कौन से वेवलेंथ के लिए आया था? 0.3 के लिए, 0.3 के लिए आया था। तो देखो, नाउ लुक, ओके, 0.3 से कम एक ही नंबर है क्या? एक नंबर, कौन सा? 0.25 विल बी एब्सेंट। याला म्हणतात चेष्टा करणे, दे आर किडिंग विथ यू। एनीवेज, तो वापस से वही टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो। फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। ग्राफिकल क्वेश्चन भी आने चाहिए एक दो। तो ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ये जो पार्ट होता है दिस इज कंटिन्यूअस, और ये जो पीक्स होते हैं दिस आर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो ये RS ये कैरेक्टरिस्टिक है, दिस आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। So you need to go into details of it and you can solve such questions. So we are done with this chapter. Electrons, photons, matter waves, done. Next, not module but chapter. Next chapter in this module is atomic and nuclear physics.